हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीसी टीचर्स एकेडमी। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सब नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज़ इन इंडिया। जैसा कि आपको पता है कि हमारा देश जब आज़ाद हुआ था तो उस समय हमारे देश की जो एजुकेशन कंडीशन थी वो काफ़ी ज़्यादा निम्न स्तर की थी। तो हमारी गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी एजुकेशन पॉलिसीज़ हमारी कंट्री में लागू की थी। उन्हीं के बारे में बात करेंगे कि उन एजुकेशन पॉलिसीज़ ने हमारी कंट्री के एजुकेशन को ग्रो करने में कितनी हेल्प की। और ये आपके केवीएस पेडागोजी का पार्ट है, तो ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण पार्ट है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी एजुकेशन पॉलिसीज़ हैं जो हमारी गवर्नमेंट ने हमारे देश के शिक्षा स्तर में सुधार करने के लिए लागू की थी। तो सबसे पहली जो एजुकेशन पॉलिसीज़ लागू की गई थी वो उच्च शिक्षा के स्तर से संबंधित थी। हालांकि वो एक एजुकेशन पॉलिसी नहीं थी, वो एक एजुकेशन कमीशन था। ठीक है, जो जिसे हम कहते हैं विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। तो सबसे पहले हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि आखिर क्या ज़रूरत थी इन सभी एजुकेशन कमीशंस को लाने की, इन एजुकेशन पॉलिसीज़ को लागू करने की। तो जैसा कि आपको पता है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस समय जो शिक्षा संबंधी स्थिति थी वो बहुत ही ज़्यादा निम्न स्तर की थी। और उस समय देखा जाए तो 17 विश्वविद्यालय थे और 636 महाविद्यालय थे। तो कुल आप देख सकते हो कि मात्र हमारी पूरी कंट्रीज़ में ओनली 17 यूनिवर्सिटीज़ थी और 636 हमारे महाविद्यालय थे, जिसमें 2,38,000 विद्यार्थी पढ़ा करते थे। और अगर देखी जाए स्कूल लेवल एजुकेशन की तो 8,70,000 विद्यार्थियों के साथ जो माध्यमिक स्कूलों की संख्या थी वो थी 5,297, जिसमें 14 से 17 वर्ष के आयु के बच्चे इसमें पढ़ा करते थे। इसके अलावा व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा का स्तर जो था बहुत निम्न था। शैक्षिक असमानताएं थी, विशेषकर एक प्रदेश से दूसरे के मध्य, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के मध्य, पुरुषों और महिलाओं के मध्य भी क्या थी, बहुत ज़्यादा शैक्षिक असमानताएं थीं। उस समय शिक्षा का स्तर जो था असंतोषजनक था। साक्षरता की बात की जाए तो केवल 14% साक्षरता थी और शिक्षा पर जो कुल व्यय था वो 570 मिलियन रुपए था, जो कि राष्ट्रीय आय का आधे प्रतिशत से भी कम था। ठीक है, तो सबसे पहले जो शिक्षा के स्तर में आने वाला जो आयोग था वो गवर्नमेंट ने विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को लागू किया, जो कि 1948-49 में आया था। उस समय उच्च शिक्षा के स्तर में सुधार करने के लिए सबसे पहला आयोग जो था वो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग था। ठीक है, तो इसमें इसको लागू, इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर एस राधा कृष्णन की अध्यक्षता में इसको नियुक्त किया गया था। तो आपको पता ही होगा कि ये विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग है, तो जाहिर सी बात है कि उच्च शिक्षा के स्तर से संबंधित होगा। तो राधा कृष्णन आयोग ने विश्वविद्यालय शिक्षा स्तर पर उच्चतर शिक्षा के महत्वपूर्ण कार्य परिभाषित किए। विश्वविद्यालय का लक्ष्य ऐसे योग्य नागरिक उत्पन्न करना होना था जो विभिन्न क्षेत्रों में सफलतापूर्वक राष्ट्रीय उत्तरदायित्वों का पालन कर सकें। तो ये इसका ये उद्देश्य था। इसके अलावा बात करें तो आयोग ने क्या क्या सिफारिशें की थी। तो आयोग ने कहा था विश्वविद्यालय पाठ्यक्रमों के प्रवेश के लिए मानदंड वर्तमान इंटरमीडिएट परीक्षा अर्थात स्कूली इंटरमीडिएट परीक्षा में कॉलेज में 12 वर्ष के अध्ययन के उपरांत ही विश्वविद्यालय में प्रवेश मिलना चाहिए। उन्होंने टिप्पणी भी की थी कि हमारी माध्यमिक शिक्षा हमारे शैक्षिक तंत्र से सबसे अधिक दुर्बल कड़ी है और तत्काल सुधार इसमें आवश्यक है। इसके अलावा इस आयोग ने अच्छी शिक्षा के अर्थ को स्पष्ट किया था कि वास्तव में कि अच्छी एक वेल एजुकेशन का मतलब क्या है, एक अच्छी एजुकेशन का मतलब क्या है। तो जो केवल विश्वविद्यालय कार्य के लिए विद्यार्थी तैयार नहीं करेगी बल्कि उसे अपनी जीविका अर्जन के लिए एवं व्यवहारिक कार्य के लिए भी तैयार करेगी। उन्होंने कहा था कि विश्वविद्यालय शिक्षा का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक अच्छे विद्यार्थी तैयार करना नहीं है, ऐसे विद्यार्थी तैयार करना है जो अपने जीविका अर्जन के लिए और व्यवहारिक कार्य के लिए हमेशा तत्पर रहें। और क्या आयोग ने सुझाव दिया था? आयोग ने कहा था कि विद्यालय और विश्वविद्यालय के कार्य भिन्न भिन्न होने चाहिए। विद्यालय का कार्य उन्हें उपयुक्त शिक्षा प्रदान करना होना चाहिए जो उच्चतर शिक्षा में प्रवेश लेते हैं और उन्हें भी जिन्हें आगे पढ़ने का इरादा नहीं है। तो मतलब इनका सीधा सीधा ये था कि ऐसे विद्यार्थी जो उच्च शिक्षा में नहीं जाना चाहते हैं तो उन्हें कुछ ऐसी चीज़ें सिखा दी जाएं जिससे कि वे अपना जीविका अर्जन और कोई भी व्यवहारिक कार्य कर सके, जिससे उनकी लाइफ, उनका जीवन आराम से कट जाए। ठीक है, तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने विद्यालय में समान शिक्षा के प्रवर्तन पर बल दिया। आयोग ने स्पष्ट रूप
से आयोग स्पष्ट रूप से चाहता था कि विद्यालय अपने परिणामों को इस प्रकार विविधतापूर्ण बनाएगा कि बहुत से अपने कार्यों या स्वरोजगार अपनाकर अपने वास्तविक जीवन में प्रभावी ढंग से भाग ले सकें। तो यही मैंने आपको बताया कि विद्यालय जो है विद्यालय स्तर पर ही जो विद्यार्थियों को इतना सक्षम बना दिया जाए कि वो अपना जीविकोपार्जन आराम से कर सके। ठीक है, तो ये इस आयोग का सुझाव था। इसके बाद देखा जाए तो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन आया और 1952 से 55 में आया था। तो पहला कमीशन कौन सा था? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग था, जो कि 1948 से 49 के बीच में आया था। और दूसरा जो एजुकेशन कमीशन था वो 1952 से 55 के बीच में आया था। तो ये बेसिकली किस पर आधारित था? ये जो आपका माध्यमिक शिक्षा आयोग पर आधारित था। यानी इसमें एजुकेशन स्कूल एजुकेशन जो होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए उसके बारे में सुझाव दिए गए थे। तो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उच्चतर शिक्षा की समस्याओं पर राष्ट्रीय आयोग अर्थात माध्यमिक शिक्षा आयोग और शिक्षा आयोग 1964 से 66 द्वारा उच्चरित किया गया। मतलब ये है कि जो इस कमीशन का नाम जो था मेनली वो माध्यमिक शिक्षा आयोग था। दोनों आयोगों ने सामाजिक राजनीतिक संदर्भ में महात्मा गांधी के शिक्षा दर्शन से प्रकट होने वाले विषय पर सविस्तार प्रतिपादित किया। मतलब ये जो शिक्षा आयोग थे वो महात्मा गांधी के दर्शन से प्रभावित थे। ये जो आयोग था इसका वास्तव में इसके जो अध्यक्ष थे माध्यमिक शिक्षा आयोग के, वो कौन थे? वो थे आपके लक्ष्मण मुदालियर। ठीक है, लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। तो इसको हम मुदालियर आयोग भी कह देते हैं या इसको हम सेकंड एजुकेशन कमीशन भी कह देते हैं। ठीक है, तो इसने माध्यमिक शिक्षा आयोग ने अपनी रिपोर्ट जो है वो कब प्रस्तुत की थी? 1953 में प्रस्तुत की थी, जिसने माध्यमिक शिक्षा के सभी पहलुओं पर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की। तो इसकी कौन कौन सी सिफारिशें थी? तो इसकी जो पहली सिफारिश थी कि उच्चतर माध्यमिक प्रणाली की स्थापना। इसके बाद विविधीकृत पाठ्यक्रम, मतलब पाठ्यक्रम जो होना चाहिए वो कई प्रकार का होना चाहिए। शिक्षा और व्यावसायिक मार्गदर्शन पर बल। शिक्षा और व्यावसायिक मार्गदर्शन पर बल मतलब कि ऐसा बच्चों को इस तरीके से पढ़ाना जिससे कि वो अपना जीवन यापन कर सकें। शिक्षण की विधियों, पाठ्यपुस्तकों और परीक्षा प्रणालियों में सुधार, भवन एवं उपकरणों में सुधार। तो ये सब चीज़ें इसकी क्या थी? कुछ सिफारिशें थी। तो आयोग ने माध्यमिक शिक्षा की 3 वर्षीय राष्ट्रीय प्रणाली विकसित करने की नीति लागू की। यानी प्रारंभिक शिक्षा के 8 वर्षों के बाद, ठीक है, 8 वर्षों के बाद 3 वर्षीय राष्ट्रीय प्रणाली विकसित करने की नीति उसने लागू की। तो मध्यवर्ती स्तर को 2 भागों में, एक विद्यालय को और दूसरा विश्वविद्यालय को जाने के लिए विभाजित करने की सिफारिश प्रतिगामी सिद्ध हुई। तो इन्होंने क्या कहा था कि एक तो होता है प्राथमिक स्तर जो कि 1 से लेकर 8 तक होता है, और इन्होंने मध्यवर्ती स्तर को 2 भागों में बांट दिया, एक तो विद्यालय को, दूसरा विश्वविद्यालय को। ठीक है, तो 11 वर्ष उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रम ने बहुत जल्दी विशेषज्ञता लागू की और व्यावसायिक शिक्षण को कठिन बनाया। ठीक, देखिए जो अगला आयोग है वो है एजुकेशन कमीशन, शिक्षा आयोग। तो ये शिक्षा आयोग जो था ये आपका डॉक्टर D.S. कोठारी की अध्यक्षता में 1964-66 में स्थापित किया गया। तो इसको हम D.S. कोठारी आयोग भी कह देते हैं। तो शिक्षा आयोग जो का स्वरूप जो था वो बहुत व्यापक था। उसने शिक्षा प्रणाली के सभी पहलुओं की समीक्षा की और अपने को किसी एक खास पहलू तक सीमित नहीं रखा, जैसा कि उसने पहले और बाद में आए शिक्षा आयोगों ने किया था। तो इनका जो मतलब था ये एक बहुत ही व्यापक आयोग था, मतलब इसमें सभी पहलू इसमें शामिल किए गए थे। देखते हैं कौन कौन से पहलू थे। तो इस रिपोर्ट की 2 विशेषताएं थी। शिक्षा संबंधी पुनर्संरचना के लिए उसका व्यापक दृष्टिकोण और भारत के लिए शिक्षा की राष्ट्रीय पद्धति का खाका तैयार करने का उसका प्रयास। तो शिक्षा संबंधी पुनर्संरचना मतलब शिक्षा की संरचना कैसी होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें उसमें रखनी चाहिए, उसका सिलेबस क्या होना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व करनी चाहिए। ठीक है, और भारत के लिए शिक्षा की राष्ट्रीय पद्धति मतलब एक राष्ट्रीय लेवल पे सभी स्टेट्स में, पूरी कंट्री में एक राष्ट्रीय पद्धति का खाका तैयार करने का मतलब किस तरीके की वास्तव में एजुकेशन होनी चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर आयोग ने 3 महत्वपूर्ण पहलुओं की पहचान की थी। पहला था आंतरिक रूपांतरण, दूसरा है गुणात्मक सुधार और तीसरा है शिक्षा अवसरों के समकरण पर बल। ओके, तो इन्होंने क्या किया, पूरे एक शैक्षिक ढांचा बनाया और पूरे कंट्रीज़ में 10+2+3 की पॉलिसीज़ को लागू यहाँ पर किया। आयोग ने अच्छे कामगार और सुशिक्षित व्यक्ति बनाने के लिए कार्य और शिक्षा के मध्य द्विविभाजन समाप्त करने का प्रयास किया। आयोग ने लोकतंत्र में नागरिकता निर्माण के लिए और कार्य के संसार
और ज्ञान कार्य के संसार से ज्ञान के कार्य का सहबंधन करने के लिए सामान्य पाठ्यक्रमों के कम से कम 10 वर्ष की सिफारिश यहाँ पर लागू की थी। इसके अलावा बात करें आयोग की मुख्य सिफारिशों में विज्ञान गणित पर बल, विद्यालय पाठचर्या के अभिन्न भाग के रूप में कार्य अनुभव का प्रारंभ, सार्वजनीन विद्यालय प्रणाली का प्रारंभ, विद्यालय के 12 वर्ष के साथ शैक्षिक संरचना, प्राथमिक स्तर पर निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, दोपहर के भोजन की व्यवस्था, विकलांग बच्चों के लिए शिक्षा को प्रोत्साहन देना और शिक्षा अवसरों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विशेष उपाय, क्षेत्रीय जनजाति और लिंग असंतुलन का समाधान, विद्यालय परिसरों की स्थापना, प्रतिवेशी विद्यालय और 3 भाषा फॉर्मूला। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान रखना, 3 भाषा फॉर्मूला भी इसमें क्या था, शामिल था। इसके अलावा यहाँ पे टीचर्स की स्थिति में सुधार करने का भी प्रयास किया गया कि इसमें ये बताया गया कि पर्याप्त रूप से अध्यापकों की नियुक्ति एवं विद्यालय पर स्तर पर परिश्रमिक बढ़ाने पर आयोग ने इस पर बल दिया था। इसके अलावा आयोग ने अध्यापकों की व्यावसायिक तैयारी, शिक्षा के गुणात्मक विकास के लिए पर भी बल दिया था। ठीक है, तो अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों में गुणात्मक सुधार और इसके अलावा प्रशिक्षण पर भी बल दिया गया था। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे नेशनल एजुकेशन कमीशन 2009 के बारे में। तो नेशनल एजुकेशन कमीशन 2009 कब आया था? तो इसका गठन जो है प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा जून 2005 में सैम पेट्रोडा की अध्यक्षता में किया गया था। ठीक है, तो इसका हमें ध्यान रखना है। और इसमें क्या बताया गया? तो इसमें शिक्षा का अधिकार का समर्थन करते हुए केंद्रीय विधायन की आवश्यकता, विधायन को विद्यालय शिक्षा में गुणवत्ता का न्यूनतम स्तर निर्धारित करना चाहिए। भाषा के रूप में अंग्रेजी शिक्षण का कक्षा प्रथम से ही बच्चे की पहली मातृभाषा के साथ इसको पढ़ाया जाना चाहिए। विद्यालय प्रणाली में परिवर्तन जो कि विकेंद्रीकरण, विद्यालयों के प्रबंधन में स्थानीय स्वायत्तता और निधियों के वितरण में लचीलेपन को प्रोत्साहित करना। इसके अलावा अध्यापकों, छात्रों और प्रशासन को सूचना और संचार प्रौद्योगिकी सुलभ कराना, मतलब संचार को बढ़ावा देना। ठीक है, और रटकर अधिगम समाप्त करके संकल्पना की समझ द्वारा पाठ्यचर्या को लागू करना। तो ये इसमें बताया गया था। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे कौन कौन सी एजुकेशन पॉलिसीज़ थी जो हमारे देश में लागू की गई थी। ठीक है, तो पहली जो एजुकेशन पॉलिसी है वो आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आई थी वो आपकी 1968 में आई थी। तो इसमें क्या बताया गया था? इसमें ये कोठारी आयोग की सिफारिश से आई थी। पहली बात तो ये है, और इसका उद्देश्य था राष्ट्रीय प्रगति, उभयनिष्ठ नागरिकता और संस्कृति भावना को प्रोत्साहित करना और राष्ट्रीय एकता सुदृढ़ करना। तो इन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 ने बहुत संक्षेप में निर्दिष्ट किया कि संविधान के अनुच्छेद 45 के अधीन निदेशक सिद्धांतों की शीघ्र पूर्ति करने के लिए अनवरत प्रयास किए जाने चाहिए, जिसमें 14 वर्ष तक की आयु तक के सभी बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। इसके अलावा और क्या था? द पॉलिसी also emphasize enrichment of curriculum and improvement of टेक्स्ट बुक। इन्होंने इस पॉलिसी ने क्या किया? करिकुलम, एक अच्छा करिकुलम डेवलप करने के लिए एम्फेसाइज किया, दबाव डाला, और इम्प्रूवमेंट ऑफ टेक्स्ट बुक एंड टीचिंग मेथड्स, और जो अच्छे टीचिंग मेथड्स है उनको लागू किया और बुक्स में भी इम्प्रूवमेंट करने का सुझाव दिया। इट एडवोकेटेड द स्ट्रेंथनिंग ऑफ साइंस एजुकेशन। इन्होंने साइंस एजुकेशन पर भी काफ़ी ज़्यादा बल दिया था। ठीक है, और स्कूल में स्कॉलरशिप स्कीम भी इन्होंने लागू की थी। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो थी एक गुड एफर्ट था। ठीक है, ये क्या था? शिक्षा के प्रति एक गुड एफर्ट इसको माना जाता है। इसके अलावा बात करें हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986, तो भारत सरकार ने 1985 में विद्यमान शिक्षा प्रणाली की समीक्षा की। तो जो 1968 की समीक्षा की और उसमें एक लेख प्रस्तुत किया, चैलेंज ऑफ एजुकेशन ए पॉलिसी पर्सपेक्टिव। तो ये लेख बनाया था कि वास्तव में एजुकेशन में चैलेंज क्या आ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें बताया गया कि भारत में शिक्षा चौराहे पर खड़ी है, ना तो सामान्य रेखीय विस्तार है और ना ही सुधार की विद्यमान गति और स्वरूप स्थिति की आवश्यकता को पूरी कर सकते हैं। तो इसमें ये चीज़ बताई गई थी कि भारत की शिक्षा की स्थिति वास्तव में क्या है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने 1968 की शिक्षा नीति द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की उपलब्धि को स्वीकार किया, जैसे 1 किलोमीटर के अंदर विद्यालय की स्थापना।
ठीक है। तो ये तो इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था कि 1 किलोमीटर के अंदर के विद्यालय की स्थापना की जाएगी, उसको एक्सेप्ट किया। और सार्वजनीन शिक्षा संरचना को अपनाना, जो भी नेशनल जो स्ट्रक्चर है शिक्षा को, उसको भी एक्सेप्ट किया। परंतु ये कहा गया कि सुलभता और गुणवत्ता की समस्याओं के समाधान के लिए बढ़ती हुई वित्तीय और संगठनात्मक नीति का अभिप्राय शिक्षा के स्तर में बढ़ोतरी और शिक्षा की सुलभता को बढ़ाना है। तो इसमें ये बताया गया कि वास्तव में लेकिन शिक्षा की जो सुलभता गुणवत्ता है वो बहुत कम थी, तो उसमें सुधार करने का इसने प्रयास किया 1986 वाली पॉलिसी ने। ठीक है। साथ ही स्वतंत्रता के बाद प्रोत्साहित की जा रही धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और समानता के मूल्य संरक्षण भी इसमें इसने शामिल कर दिए थे। इसके अलावा देखें हम तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने इसको भी क्या किया, स्वीकृत किया था। 10+2+3 वाली प्रणाली को इसने स्वीकृत किया था। ठीक है। इसके अलावा इसमें क्या था, नवोदय विद्यालय की स्थापना की गई थी। ठीक है। समानता शिक्षा और विशेषकर प्रारंभिक शिक्षाओं के इतिहास के लिए क्या था, महत्वपूर्ण कदम था। तो यहाँ पर क्या की गई थी, नवोदय विद्यालय की यहाँ पर स्थापना भी की गई थी। ओके। अब हम आगे बढ़ जाएं तो इसके चौथे अनुभाग में बालिकाओं के लिए प्रारंभिक शिक्षा के अवसरों पर और इस समस्या से हटाए जाने पर बल दिया गया था। मतलब इसमें बालिकाओं की शिक्षाओं पर भी बल दिया गया और जनजातीय जो क्षेत्रों में आवासीय विद्यालय खोलने पर भी यहाँ पर बल दिया गया था। अनुभाग 5 में क्या था, अनुभाग 5 में शिक्षा संबंधित मुद्दों पर विशेष रूप से चर्चा यहाँ पर की गई थी, जैसे सुलभता, नामांकन, प्रतिधारण और बच्चों में 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चे को विद्यालय लाभ मिलना चाहिए। ये भी इसमें नामांकन और सुलभता पर भी इस पर ध्यान दिया गया था। अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था उन बच्चों के लिए जिन्होंने अध्ययन मध्य में ही छोड़ा है या ऐसे स्थानों पर रहते हैं जहाँ पर विद्यालय नहीं है, तो उनके लिए अध्यापकों शिक्षा, देखो यहाँ पर क्या है, अध्यापकों और अध्यापक शिक्षा के बारे में अध्यापकों को प्रशिक्षण देने के लिए डाइट वगैरह जैसे इंस्टीट्यूट, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान भी इन्होंने खोले, जिससे कि जो टीचर्स को ट्रेनिंग दी जा सके, उनकी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया जा सके। ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। इसके अलावा देखा जाए तो प्रांतीय स्तर पर भी कई सारी एक बड़ी इंस्टीट्यूट भी खोली गई। ठीक है। तो माध्यमिक शिक्षक शिक्षा संस्थान, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद को भी यहाँ पर खोला गया, इसी नीति के अंतर्गत यहाँ पर इसको खोला गया था। ठीक है। तो यहाँ पर देखो राष्ट्रीय शिक्षा नीति और कार्य योजना 1992। तो देखो यहाँ पे मतलब क्या है इसका, इसमें इसका मतलब ये है कि देखो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ये तो इन्होंने लागू कर दी थी। इसके अलावा एक आया था प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 में आया था, जिसे हम कार्य योजना 1992 कहते हैं। एक तरीके से ये क्या था, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में लागू की गई थी उसमें सुधार करके इस कार्य योजना को लाया गया था। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर बेसिकली 3 भाषा सूत्र, देखो 3 भाषा सूत्र आया कब, ध्यान रखना, वो 1968 वाली पॉलिसी में आ गया था। ठीक है। तो 1986 वाली जो पॉलिसी है वो बेसिकली कुछ सुधार इसमें करेगी। तो 3 भाषा सूत्र शिक्षा के विभिन्न विभिन्न स्तरों पर विद्यार्थियों की भाषाई क्षमताओं के विकास सुधार करना, अंग्रेजी और अन्य विदेशी भाषाओं के अध्ययन के लिए सुविधाओं की व्यवस्था करना। ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर थी। इसके अलावा द गवर्नमेंट constituted a review committee under the chairmanship of आचार्य राममूर्ति 1989। तो 1989 में आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में एक सरकार ने कमेटी बनाई थी टू रिव्यू द प्रोग्रेस ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ एनपी 1986। तो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन मतलब राष्ट्रीय जो नीति थी 1986 वाली, उसको रिव्यू करने के लिए वास्तव में कि उसकी प्रोग्रेस कितनी हुई है, तो आचार्य राममूर्ति समिति को 1989 में बनाया गया था। तो आचार्य राममूर्ति समिति की जो रिपोर्ट थी वो 1990 में आई। तो इसका टाइटल था टुवार्ड्स एन एनलाइटेंड एंड ह्यूमन सोसाइटी। अब इसी के बेस पर इन्होंने क्या सजेस्ट किया था, तो इसने रिकमेंड किया था द प्राइवेट स्कूल शुड बी कन्वर्टेड इनटू कॉमन स्कूल्स टू रिमूव सोशल, इकोनॉमिक, रीजनल एंड जेंडर डिस्पैरिटीज़। मतलब प्राइवेट स्कूल्स को एक कॉमन स्कूल में, एक समान स्कूल में परिवर्तित कर देना चाहिए, जिससे कि सामाजिक, आर्थिक और जो कह सकते हो कि जो रीजनल और जो जेंडर डिस्क्रिमिनिटीज़ हैं, डिस्पैरिटीज़ हैं, जो कहते हैं जेंडर रूढ़िवादिता है, उसको ख़त्म करने के लिए जो है प्राइवेट स्कूल्स को कॉमन स्कूल में परिवर्तन करना चाहिए। इट सजेस्टेड दैट देयर मस्ट बी सम कॉन्क्रीट प्रोग्राम्स ऑफ SC ट्राइब्स, वुमेन एंड एजुकेशनली बैकवर्ड माइनॉरिटीज़। इन्होंने सुझाया कि कुछ ऐसे एजुकेशनल प्रोग्राम भी होने चाहिए जो महिलाओं की शिक्षा के बारे में, SC की शिक्षा के बारे में, जो जनजातीय वर्ग है उसकी शिक्षा के बारे में भी ध्यान दे।
ठीक है। तो यहाँ पर इसकी रिकमेंडेशन थी, तो इसको अब क्या किया, आचार्य राममूर्ति की कमेटी को देखते हुए फिर दोबारा से 1992 में एक प्रोग्राम ऑफ एक्शन लाया गया। तो वास्तव में प्रोग्राम ऑफ एक्शन जो किसका परिणाम था, वो आचार्य राममूर्ति समिति की सिफारिश का परिणाम था। तो राममूर्ति की समिति पर विचार करने के लिए सरकार ने 1992 में जनार्दन रेड्डी की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की, और इस समिति ने संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए एक आधार प्रदान किया, और 1992 में कार्य योजना सामने आई। तो जो राममूर्ति समिति बनाई गई थी उस पर विचार करने के लिए एक जनार्दन समिति बनाई गई, कब, 1992 में, ध्यान रखना। और जो आचार्य राममूर्ति समिति है वो 1989 में बनाई गई थी। तो ये सारे क्रम से ध्यान रखना है, आप कुछ भी पूछ सकता है आपसे। तो इसके अलावा संशोधित, अब देखो ये जब आपका संशोधित जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी 1986 में जब संशोधन किया गया, तो उसको नाम दिया गया कार्य योजना 1992। ठीक है। तो इसमें क्या सुझाव दिया गया, इसमें सुझाव दिया गया कि उच्चतर माध्यमिक स्तर पर विस्तार करने, प्रारंभिक स्तर पर भविष्य में कम से कम 50% महिला अध्यापकों को नियुक्त करने की लक्ष्य की दृष्टि से इसमें लक्ष्य दिया गया। और मुख्य रूप से जो इसका शिक्षा जो है वंचित वर्ग और कामकाजी बालकों बालिकाओं में जो है इनको शिक्षा दी जाने के लिए अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम और अधिक से अधिक विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा विस्तार करने के लिए भी इसमें कहा गया। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं, और अगले वीडियो में हम कुछ और इम्पोर्टेंट जो गवर्नमेंट ने सुधार किए हैं शिक्षा में उनके बारे में बात करेंगे। और फाइनली जो आपका टॉपिक है नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज़ 2020 के बारे में चर्चा करेंगे, जिससे कि आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन जरूर आएगा। हालांकि जो आपका ये पार्ट है पूरा जो पेडागोजिकल पार्ट है, इसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज़ और जो डिफरेंट एजुकेशन पॉलिसीज़ है उनसे केवल 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो एक क्वेश्चन कम से कम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से आएगा, बाकी एक क्वेश्चन जो है आपका जो प्रीवियस एजुकेशन पॉलिसी सरकार ने लागू की है उनसे भी आ सकता है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।